हेलो दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री की इस क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। देखिए, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में किन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका हमारे पास में साक्ष्य उपलब्ध हो। इतिहास का अर्थ ही ये होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। ठीक है, तो इतिहास का जो अध्ययन है और इतिहास जो है वो किस पर निर्भर करता है? साक्ष्यों पर निर्भर करता है। जैसे कानून सबूत मांगता है, वैसे ही इतिहास भी क्या मांगता है? साक्ष्य मांगता है। ठीक है, क्या मांगता है? साक्ष्य मांगता है। अब इतिहास को जानने के कई प्रकार के साक्ष्य होते हैं, जिसमें अपन ग्रंथ ले सकते हैं, किताबें। ठीक है, इतने विद्वानों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं तो उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। सिक्कों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि राजा सिक्के चलाते थे, तो जहां जहां वो सिक्के पाए जाते थे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस पूरे क्षेत्र में राजा का एरिया रहा होगा, राज्य रहा होगा, साम्राज्य रहा होगा, या उस राज्य के साथ राजा का व्यापारिक संबंध रहा होगा। सिक्कों पर राजा की तिथि लिखी होती थी, विशेष उपाधि, कोई विशेष कार्य मेंशन होता था। ठीक है, इसके अलावा इमारतें होती है, इमारतों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और एक आता है शिलालेख। क्या आता है? शिलालेख। शिलालेख पत्थर के ऊपर लिखवाना। क्या होता है? पत्थर के ऊपर लिखवाना, ताकि वो लंबे समय तक कायम रहे। ठीक है, इसी का एक पार्ट होता है प्रशस्ति। प्रशस्ति होता है किसी राजा या वंश की प्रशंसा में लिखा गया लेख, उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो आज यही टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। तो प्रमुख शिलालेखों में किस राजा के बारे में क्या जानकारी मिलती है, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो शिलालेखों का जो अध्ययन है उसे अपन एपिग्राफी या एपियोग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? एपियोग्राफी कहलाता है। और भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का जो कार्य किया था वो किया था सम्राट अशोक ने। मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, याद रखिएगा। और उन्होंने अभिलेख लिखाने की जो प्रेरणा ली थी ईरानी सम्राट दारा से ली थी। किससे ली थी? ईरानी सम्राट दारा, ईरानी राजा दारा से ली थी, याद रखिएगा। ठीक है, प्रेरणा ली थी। और फिर चर्चा करते हैं अपन पहले शिलालेख के बारे में। जो पहला शिलालेख है वो बड़ली शिलालेख है, जो कहाँ से मिलता है? अजमेर से। और ये कब का है? 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को अपन अंग्रेजी में बीसी भी बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो दो प्रकार के सन चलते हैं, एक ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह से पहले का काल, और एक चलता है ईसवी, जिसे अपन बोलते हैं एडी, एना डोमिनी, वो होता है ईसा मसीह का काल। ईसा पूर्व जो है ईसा मसीह से पहले का काल, ये उल्टा गिना जाता है, और ईसवी होता है ईसा मसीह का काल, ये सीधा गिना जाता है। ठीक है, तो आपके बड़ली जो शिलालेख है इसकी जो तिथि बताई जाती है 443 ईसा पूर्व बताई जाती है, बीसी बताई जाती है। ठीक है, 1912 ईस्वी में गौरी शंकर हीरानंद ओझा को यह भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। मतलब इस बड़ली शिलालेख की खोज किसने की थी? आपके गौरी शंकर हीरानंद ओझा या GH ओझा ने की थी। ठीक है, फिर वर्तमान में ये कहां पर रखा गया है? अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। कहां पर रखा गया है? अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, याद रखिएगा। तिथि के मामले में ये राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीन। और वहीं पर भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन और भारत का, तो भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? वो है अपने पीपरवा शिलालेख, जो 487 ईसा पूर्व का है। कितने का है? देखिए, ईसा पूर्व है तो ईसा पूर्व उल्टा गिना जाता है, इसीलिए 487 ईसा पूर्व पहले काउंट किया जाता है। ठीक है ना, और इस 443 बाद में किया जाएगा। तो ये पीपरवा जो यूपी से मिला है, ये पीपरवा अभिलेख सम्राट अशोक का है। ये भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। सॉरी, अशोक का नहीं, उससे भी पहले का माना जाता है। ठीक है, ठीक है, पहले का माना जाता है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट।
बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा है? बसंतगढ़ शिलालेख। ये कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में है। तिथि इसकी 625 ईस्वी बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 625 ईस्वी बताई जाती है। और इसमें आपके चावड़ा वंश के राजा वर्मलात के समय का है। ये चावड़ा राजा वर्मलात के समय का बताया जाता है। और इससे हमारे सामंत प्रथा पर क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा किस अभिलेख से हमें सामंत प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है? तो बसंतगढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। और वहीं इसका जो लेखक है द्विजन्मा को बताया जाता है। और उत्कीर्ण करता यानी कि इसको पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर लिखने का जो काम किया था वो नागमुंडी ने किया था। और ये भी वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? अजमेर में रखा हुआ है। ठीक है, तो बसंतगढ़ शिलालेख, मेन बात क्या याद रखनी है? इससे सामंत प्रथा पर क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट याद रखिए, अपने अगला आता है गोसुंडी शिलालेख। ये कहाँ से मिला है? गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से मिला है। ठीक है ना, गोसुंडी शिलालेख कहाँ से मिला है? चित्तौड़गढ़ से। इसकी खोज आपके 1887 ईस्वी में कवि राजा श्यामल दास के द्वारा की गई थी। कवि राजा श्यामल दास, ये आपके किसके दरबारी विद्वान थे? महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान थे। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे। क्या थे? दरबारी थे। और इनका जो ग्रंथ है वो है वीर विनोद। ग्रंथ कौन सा है? वीर विनोद ग्रंथ है इनका, याद रखिएगा। कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद। और सर्वप्रथम इसको किसके द्वारा पढ़ा गया? D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। और इसकी जो भाषा है संस्कृत, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। राजस्थान के मैक्सिमम जो शिलालेख अभिलेख मिले हैं वो संस्कृत भाषा में मिले हैं। किस में मिले हैं? संस्कृत भाषा में। ठीक है, और आपके ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का बताया जाता है, यानी कि 200 ईसा पूर्व का बताया जाता है। ठीक है, और ये राजस्थान में आपके वैष्णव या भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम प्रमाण की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो राजस्थान में के भागवत धर्म का प्रचार हुआ था या भागवत धर्म की शाखा थी, तो इसकी हमें जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है गोसुंडी शिलालेख से मिलती है। आगे देखिए अगला, मानमोरी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? मानमोरी का शिलालेख। ये आपके कहाँ से मिलता है? मानसरोवर झील की पाल पर मिलता है। और ये कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ये आपके कर्नल जेम्स टोड इस शिलालेख को लेकर इंग्लैंड गए थे। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें अपन घोड़े वाला बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, घोड़े वाले बाबा बोलते हैं। ठीक है, और ये इस शिलालेख को अपने साथ लेकर के इंग्लैंड जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में इसके वजन के कारण इसे क्या कर दिया गया? समुद्र में फेंक दिया गया था। ठीक है, तो इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मान मौर्य आपके था, जो अंतिम मौर्य आपके जिसको हरा करके बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया, मान मौर्य मौर्य वंश का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए अपने अगला जो है वो आता है सम्राट अशोक के शिलालेख। कौन से शिलालेख आते हैं? सम्राट अशोक के शिलालेख आते हैं। ठीक है, तो सम्राट अशोक के शिलालेखों की अगर चर्चा करें तो ये अपने कहाँ से मिलते हैं? विराटनगर जयपुर, विराट सभ्यता जहाँ पे विकसित थी। ठीक है, वहां से मिलते हैं। और यहाँ से 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। कितने शिलालेख प्राप्त होते हैं? 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। और वो भी कहाँ से? बीजक की पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ पे 3 जगह ना, बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। तो यहाँ पे बीजक की पहाड़ी की जो खुदाई की गई, तो यहाँ पर अपने को एक तो बेराट सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। कौन सी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? बेराट। और यहीं से हमें अशोक के 2 शिलालेख मिलते हैं। एक भाब्रू शिलालेख मिलता है। ठीक है, जिसकी खोज आपके 1837 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ रखा गया है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है कि अशोक जो है वो कहाँ के राजा थे? अशोक आपके मगध के राजा थे। प्राचीन काल में भारत की शक्ति का केंद्र कहाँ पे था? मगध में था। ठीक है, मगध राज्य सबसे ताकतवर महाजनपद था और सबसे मजबूत राज्य था, सबसे ताकतवर राजा था। और उस समय मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र का राजा भारत का राजा माना जाता था। ठीक है, और इसमें अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो इसका जो प्रमाण मिलता है वो हमें
भाब्रू शिलालेख से मिलता है, क्योंकि इसमें अशोक बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों में अपनी आस्था प्रकट करता है। क्या करता है? इन तीनों में अपनी आस्था प्रकट करता है। बुद्ध धम्म संघ ये बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। और इसके अलावा अशोक ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी, तो इसकी भी जानकारी हमें कहां से मिलती है? भाब्रू शिलालेख से मिलती है। ठीक है। और दूसरा जो शिलालेख है आपके बेराट का शिलालेख है, और इसकी खोज आपके 1887-88 में आपके कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? कार्लाइल ने की थी। फिर अगली जो अपने प्रशस्ति आती है, प्रशस्ति मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, किसी राजा या वंश की प्रशंसा में जो लेख लिखा जाता है तो उसको अपन जगन्नाथ प्रशस्ति कहते हैं। जगन्नाथ क्या? प्रशस्ति बोलते हैं। तो अपन जो प्रशस्ति है ये शिलालेख का ही एक रूप है, जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है। जगन्नाथ प्रशस्ति आपके कहां पर है? ये जगदीश मंदिर उदयपुर में है। कहां पर है? जगदीश मंदिर उदयपुर में है। और इस मंदिर को सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जगदीश मंदिर को क्या बोला जाता है? सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण कराया था इस मंदिर का, वो किसने कराया था? महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। कहते हैं कि भगवान ने सपने में आकर के इनको वो बताया था कि यहाँ पर वो मूर्ति है और वो मंदिर में स्थापित करवानी है, तो इसलिए इसको बोला गया सपनों में बना मंदिर। और इस मंदिर के जो वास्तुकार हैं आपके भाणा अर्जुन मुकुंद। ठीक है। ये भाणा है, भय है, भाणा अर्जुन और मुकुंद। और इसका जो लेखक है वो है कृष्ण भट्ट। लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट, आपके जगन्नाथ प्रशस्ति का। और इसमें अपन को किसकी जानकारी मिलती है? हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है, जो आपके 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध का परिणाम कैसा रहा था? अनिर्णायक रहा था। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। फिर देखिए, जगन्नाथ प्रशस्ति के बाद में आता है अपने बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख आता है? बिजोलिया शिलालेख। ये कहाँ से प्राप्त होता है? बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा। और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, पार्श्वनाथ मंदिर। तो पार्श्वनाथ मंदिर में ही इस शिलालेख को बनवाया गया था, पास में बनाया गया है। तो यहाँ से इसकी प्राप्ति होती है। देखिए, जितने भी शिलालेख हैं राजस्थान में ज्यादातर कहाँ से मिलते हैं? मंदिर से प्राप्त होते हैं, मंदिर में ही स्थापित करवाए जाते थे, या किसी बावड़ी के किनारे या किसी बांध के किनारे, ठीक है, वहीं पर, या तालाब के किनारे स्थापित करवाए जाते हैं। तो ये जो आपके अभिलेख है, तो अभिलेखों की जो मुख्य प्राप्ति का स्थल है मंदिर मान लो, बावड़ी मान लो। ठीक है। तो बिजोलिया शिलालेख अपने को कहाँ से मिला है? जैन मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर, तो वहां से मिला है, भीलवाड़ा से। इसके जो रचयिता माने जाते हैं गुणभद्र माने जाते हैं। ठीक है। और इसको जो लिखने का काम किया है वो कायस्थ केशव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कायस्थ केशव के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसकी जो तिथि बताई जाती है वो 1170 ईस्वी बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 1170 ईस्वी बताई जाती है। और इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था जैन श्रावक लोलाक के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। अब इस शिलालेख से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें हमें सांबर और अजमेर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चौहान वंशावली मिलती है हमें। क्या मिलती है? चौहान वंशावली। चौहान राजाओं की वंशावली और चौहान राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा चौहान वंश को इस अभिलेख में वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है। और आपकी बिजोलिया का नाम, इस शिलालेख में बिजोलिया का एक पुराना नाम क्या मिलता है? उत्तर मोदरी या विजयावली। क्या मिलता है? विजयावली। और आपको पता होगा बिजोलिया में किसान आंदोलन भी हुआ था, जो दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन माना जाता है। और बिजोलिया की जो जागीर है वो आपके परमार को दी गई थी। किसके द्वारा? महाराणा सांगा के द्वारा दी गई थी, क्योंकि अशोक परमार ने आपकी खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। फिर देखिए इसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है। चौहान वंश का जो संस्थापक है वो इसमें किसको बताया गया? वासुदेव। कि भाई वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी 551 ईस्वी में। और सांबर झील का निर्माण भी किसने कराया है? आपके वासुदेव चौहान ने ही करवाया है। तो ये भी जानकारी हमें
कौन से अभिलेख से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख या अभिलेख से मिलती है। और वासुदेव की राजधानी किसको बताया गया है? अहिछत्रपुर नागौर को बताया गया है। किसको बताया गया है? अहिछत्रपुर नागौर को। ठीक है, अहि मतलब नागौर का ही पुराना नाम क्या है? अहिछत्रपुर। और इसमें भीनमाल का नाम क्या मिलता है? श्रीमाल मिलता है। ठीक है, भीनमाल को क्या कहा गया है? श्रीमाल प्राचीन नाम। और दिल्ली का नाम क्या मिलता है? दिल्ली का मिलता है। क्या मिलता है? दिल्ली का मिलता है। ठीक है, तो ये हमको सारी जो जानकारी है वो कहाँ से मिल रही है? बिजोलिया शिलालेख से मिल रही है। ठीक है, और जिसका निर्माण किसने कराया था? जैन श्रावक लोलाक ने करवाया था। ठीक है, तो अब देखिए आगे अगला जो शिलालेख है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में एक अपने मंदिर बना हुआ है, कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे मामा देव कुंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वहां पर ये प्रशस्ति लगी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग के कुंभ स्वामी मंदिर में, और इस मंदिर को मामा देव कुंड भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो लेखक है वो कौन है? कहना व्यास है। इसका लेखक कौन है? कहना व्यास। और GH यानी कि गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार इसका जो लेखक है वो किसको माना जाता है? कवि महेश को, लेकिन यह सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है? कान्हा व्यास। गौरीशंकर हीरानंद ओझा इसका लेखक किसको मानते हैं? कवि महेश को मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम विद्वान इस बात से सहमत नहीं है, इसको सही नहीं माना जाता है। और जानकारी क्या मिलती है कि इसमें एक जानकारी मिलती है कि गुहिल बप्पा रावल के पुत्र थे। ये भी इसमें एक जानकारी जो है वो गलत दी गई है। ठीक है, आपके गुहिल के उत्तराधिकारियों में बप्पा रावल का नाम आता है, ना कि बप्पा के उत्तराधिकारियों में गुहिल का नाम आता है। ठीक है, अपन ने चर्चा की थी जब अपन ने मेवाड़ राजवंश पढ़ा था, उसमें अपन ने कहा था कि गुहिल वंश का, गुहिल नाम का व्यक्ति था जिसने गुहिल वंश की स्थापना की, और बाद में गुहिल वंश में एक राजा आया था महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय का पुत्र था बप्पा रावल। ठीक है, जिसे अपन काल भोज के नाम से भी जानते हैं। भाई महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी थी भीलों ने, तो ये हारित ऋषि के आश्रम में चला गया था और वहीं पर रहे थे, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता था। तो ये बात इसमें एक क्या बताई गई है? गलत बताई गई है। फिर इसके अलावा आपके राणा हमीर सिसोदिया को इसमें क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो राणा हमीर आपके पहले राजा थे रावल शाखा के, सॉरी राणा शाखा के, जिन्होंने राणा की उपाधि धारण की थी, और ये सिसोदिया ग्राम के थे, इसी सिसोदा ग्राम के थे, इसीलिए क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। और इन्होंने मेवाड़ पर पुनः सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया था। खिज्र खान ने आपके जालोर के राजा मालदेव को सौंप दिया था, जिसे अपन मूछाला मालदेव कहते हैं, और उसका बेटा था बनवीर। बनवीर को हरा करके हमीर सिसोदिया ने वापस चित्तौड़ पर अधिकार किया था। वहीं पर बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी। ये भी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, बप्पा रावल। ठीक है, जिनका असली नाम मिलता है काल भोज। बप्पा रावल उपाधि दी थी हारित ऋषि ने दी थी। ठीक है, और मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित करके ही इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। अगला जो शिलालेख है वो आता है अपने राज प्रशस्ति। कौन सा आता है? राज प्रशस्ति। ये आपके राजसमंद झील की पाल पर बनी हुई है। किसकी पाल पर बनी हुई है? राजसमंद झील की पाल पर बनी हुई है, और इसका निर्माण जो कराया था आपके महाराणा राज सिंह। राजसमंद झील में है, महाराणा राज सिंह के द्वारा 25 काली शिलाओं पर निर्मित है ये। ठीक है, इसका जो लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग को माना जाता है। ठीक है, और इसमें टोटल 1106 श्लोक हैं और 24 भाग में विभाजित है। सर्ग को बोलते हैं भाग। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। मोस्ट, याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी क्या है? ये प्रशस्ति है। ठीक है, और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो इसकी जो तिथि बताई जाती है कि इसकी रचना कब की गई? माघ पूर्णिमा 1676 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी, मतलब इसका निर्माण किया गया था। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? आपको पता होगा 1615 ईस्वी में मुगलों और मेवाड़ के बीच में क्या हो गई थी? संधि हो गई थी। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह और मुगल बादशाह थे जहांगीर। तो दोनों के बीच में क्या हो गई थी? संधि हो गई थी, और इस संधि के तहत मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसमें अपने को मेवाड़ वंश के इतिहास की भी जानकारी मिलती है, और इसके अलावा चारुमती और राज सिंह के विवाह की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है?
चारुमती और राज सिंह के विवाह की जानकारी मिलती है। चारुमती आपके किशनगढ़ की राजकुमारी थी और औरंगजेब इनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती राज सिंह को पसंद करती थी। ठीक है, तो राज सिंह को खत लिखा था, तो राज सिंह से शादी करने आते हैं और औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक औरंगजेब की सेना को रोक के रखना है, तो इसके लिए राज सिंह ने किसको भेजा था? रतन सिंह चुंडावत को भेजा था। किसको भेजा था? रतन सिंह चुंडावत को भेजा था। और रतन सिंह चुंडावत की भी नई नई शादी हुई थी, जिनकी पत्नी थी आपके कौन? सहल कंवर, हांडी रानी सहल कंवर, और उन्होंने निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके अपने पति को दे दिया था। तो उसमें आपकी कहानी मिलती है ना, वो कहावत चलती है कि चुंडावत मांगी निशानी, सर काट दे दियो छत्राणी। तो वो आपके चारुमती और राज सिंह के विवाह का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। आगे देखिए, अगली जो प्रशस्ति आती है वो आती है विजय स्तंभ प्रशस्ति। इसी को बोलते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और ये आपके विष्णु स्तंभ प्रशस्ति भी कहा जाता है। अब ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ बना हुआ है, तो विजय स्तंभ के साथ ही इस प्रशस्ति का भी निर्माण किया गया था। इसी के जैसे ये आपके विजय स्तंभ है, तो विजय स्तंभ के साइड में ये प्रशस्ति लगी हुई है। ठीक है, तो ये कहां पर है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में जीतने की खुशी में निर्माण कराया था। उन्होंने मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था। ठीक है, तो निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है किसे? कीर्ति स्तंभ को। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। इसके अलावा इसके जो लेखक थे वो कौन थे? अत्रि भट्ट। और इसे पूरा करने का कार्य किसने किया था? आपके पुत्र महेश भट्ट ने किया था, क्योंकि अत्रि भट्ट इसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। और ये जो विजय स्तंभ है, तो विजय स्तंभ ये आपके 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और ये अल्लाह क्यों लिखा हुआ है? कहते हैं कि ये जो 9 बार अल्लाह लिखवाने का काम किया था महाराणा राज सिंह ने किया था, और इस विजय स्तंभ को औरंगजेब से बचाने के लिए, कि औरंगजेब इसको तोड़ ना दे, इसके लिए इसके ऊपर 9 बार क्या लिखवा दिया था? अल्लाह लिखवा दिया था। ठीक है, क्योंकि महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था। एक तो चारुमती के विवाह को लेकर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत को लेकर के, और एक जजिया को लेकर के, इसलिए। ठीक है, तो आपके महेश भट्ट ने इसे क्या किया था? पूरा किया था। अब इसके बारे में जानकारी क्या मिलती है? एक तो मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? मेवाड़ के गुहिल वंश के। महाराणा कुंभा की उपाधियां दी गई है। महाराणा कुंभा की उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, आपके हाल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु। ठीक है, तो ये जो उपाधि है महाराणा कुंभा की, इसके द्वारा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की भी जानकारी मिलती है। जैसे संगीत ग्रंथ कौन से लिखे? महाराणा कुंभा ने संगीत राज लिखा, संगीत रत्नाकर लिखा, संगीत मीमांसा लिखा, कौन सा? और सूड प्रबंध ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा राजा गोहिल से लेकर के महाराणा कुंभा तक जो मेवाड़ राजवंश में राजा हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा महाराणा कुंभा की विजयों का भी वर्णन मिलता है कि महाराणा कुंभा ने जो गुजरात को जीता, गुजरात के राजा को हराया था कुतुबुद्दीन को, मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम को हराया था, तो उसकी जानकारी इसमें मिलती है। अगला आता है जो प्रशस्ति है समिधेश्वर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? समिधेश्वर प्रशस्ति। ये कहां पर है? समिधेश्वर मंदिर, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर बोलते हैं। ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, और इसमें आपको परमार राजा भोज द्वारा मंदिर के निर्माण का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपके मंदिर है समिधेश्वर मंदिर, वहीं पर है ये प्रशस्ति। कौन सा मंदिर है? समिधेश्वर मंदिर, जिसका पुनर्निर्माण कराया था आपके महाराणा मोकल ने। किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने करवाया था। इसीलिए इसे मोकल का मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें परमा राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती है मंदिर निर्माण कराने की। फिर आता है चिरवा का शिलालेख। ये आपके कहां पर है? चिरवा ग्राम उदयपुर में है। कहां पर है चिरवा का शिलालेख? चिरवा ग्राम उदयपुर में है। और ये कौन सी लिपि में है? नागरी लिपि में है। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है। चित्तौड़ के राजा थे आपके गोहिल वंश के। सामाजिक कुरीतियों का वर्णन मिलता है, और इसी में अपने एक सती प्रथा का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, अगले जो प्रशस्ति है वो है नेमिनाथ प्रशस्ति।
ठीक है, इसे अपने वास्तुपाल प्रशस्ति या तेजपाल प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तुपाल प्रशस्ति या तेजपाल प्रशस्ति। ठीक है, क्योंकि दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, तो यहाँ पे जो जैन मंदिर है 5 जैन मंदिरों का समूह है, उसी में से एक जो मंदिर है वो है लूण वसई जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? लूण वसई जैन मंदिर, जिसका निर्माण कराया था वास्तुपाल और तेजपाल ने। किसने करवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। और ये किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। जैन तीर्थंकर नेमिनाथ। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, और तीर्थंकर कौन है? कि वे जैन मुनि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया वो तीर्थंकर कहलाए थे। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से आपके नेमिनाथ एक है। 21वें आपके माने जाते हैं तीर्थंकर। और इस मंदिर का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था अपने भाई लूणा की याद में, इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ा? लूण वसई मंदिर पड़ा। ठीक है, और वास्तुकार इसका कौन है? सोमेश्वर। प्रशस्तिकार चंडेश्वर। और इसमें आबू के राजा धारावर्ष की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आबू के राजा धारावर्ष की जानकारी मिलती है। अगली जो प्रशस्ति आती है वो आती है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? एकलिंगनाथ प्रशस्ति। और ये कहाँ पर है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। कहाँ पर है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। और ये कहाँ पर? एकलिंगनाथ मंदिर में है। और एकलिंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? कैलाशपुरी गांव। बप्पा रावल ने कराया था निर्माण। ठीक है, निर्माण काल भोज या बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। लेखक कौन है इसके? महेश भट्ट। यहाँ पे प्रशस्ति जो है वो किसने लिखी थी? महेश भट्ट ने लिखी थी, क्योंकि इसका जो पुनर्निर्माण मिलता है कुंभा के दौरान क्या करवाया गया था। ठीक है, तो गुहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है बप्पा रावल से लेकर कहां तक? रायमल तक। काल भोज के संन्यास लेने का भी वर्णन मिलता है कि भाई काल भोज ने अपने शासन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया था। तो इसकी जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? एकलिंगनाथ प्रशस्ति से। इसमें मेवाड़ राज्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक लिंग मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया था महाराणा रायमल ने कराया था, तो इसकी भी जानकारी अपने को इसी प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है अगला आमेर के शिलालेख या आमेर का शिलालेख। तो इनका जो निर्माण कराया वो किसने कराया? मान सिंह ने करवाया। आमेर के महलों का निर्माण भी किसने करवाया था? मान सिंह ने। और ये मिलते कहाँ पर? आमेर के दुर्ग में ही मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? आमेर के दुर्ग में मिलते हैं शिलालेख। ठीक है, आमेर के कछवाहा वंश की जानकारी मिलती है। कहाँ से कहाँ तक? पृथ्वीराज से लेकर के मान सिंह तक। पृथ्वीराज ये वही है, वही पृथ्वीराज कछवा है जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। किसको प्राप्त हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनके 12 पुत्र थे, तो इन्होंने आमेर को 12 भागों में बांट दिया था, जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा गया था। ठीक है, और इस शिलालेख में या इस प्रशस्ति में आमेर के राजाओं को रघुवंश तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। और इसमें आपके जमुआ रामगढ़ दुर्ग के निर्माण की भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि आमेर से पहले जो कछवाओं की राजधानी थी वो जमुआ रामगढ़, तो उसके दुर्ग के निर्माण की भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसमें जहांगीर की प्रशंसा की गई है, ये याद रखिएगा। किसकी प्रशंसा की गई है? जहांगीर की प्रशंसा की गई है। और इसमें निजाम शब्द का वर्णन आता है। और निजाम क्या होता है? मुगल प्रशासन में एक प्रांतीय विभाग का सूचक है। तो इस बात से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर मुगल और राजपूतों के बीच में कितने घनिष्ठ संबंध रहे होंगे। तो इसमें निजाम शब्द का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अगली जो प्रशस्ति है वो है मंडोर का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? मंडोर। और ये कौन से समय का है? 837 ईस्वी का है। यह लेख मूलतः मंडोर जोधपुर शहर के किसी विष्णु मंदिर में लगा हुआ था। तो इसकी हमें प्राप्ति कहाँ से होती है? मंडोर, जो कहाँ पर है? जोधपुर सिटी में है। ठीक है, और यहाँ पर एक विष्णु मंदिर से हमें इसकी प्राप्ति होती है। यह लेख मंडोर के प्रतिहार वंश की परंपरा जानने के लिए प्रतिहार वंश की जानकारी का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है, याद रखिएगा। और इस लेख को तथा यहां से 2 और लेख मिले जिन्हें घटियाला के शिलालेख बोलते हैं। तो प्रतिहारों के बारे में क्या मिलती है? यहां से जानकारियां मिलती है। और इसको लिखवाने का जो काम किसने किया था? बाउक ने किया था। किसने किया था? बाउक ने किया था। अगला जो शिलालेख है वो है अचलेश्वर लेख। ठीक है, ये आपके अचलेश्वर मंदिर में आपके आबू में जो सिरोही में है वहां के मंदिर में मिला है।
मठ से एक चौपाल की दीवार में लगाया गया था। ठीक है, इसमें बप्पा रावल से लेकर के समर सिंह के काल की वंशावली दी गई है। किसके काल तक? समर सिंह के काल तक की वंशावली दी गई है। रावल रतन सिंह थे, जिनके समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो उनके पिता समर सिंह तक के समय की जानकारी मिलती है। मेद पाठ के संबंध में प्रशस्तिकार लिखता है कि बापा के या बप्पा के द्वारा दुर्जनों का या संहार हुआ था और उनकी चर्बी से यहाँ भूमि गीली हो जाने से इसका नाम क्या पड़ गया? मेद पाठ पड़ गया था। नागदा के संबंध में हारित ऋषि का वर्णन आता है कि जिन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी और उन्हीं की अनुकंपा से बप्पा को राज्य और छत्रित्व प्राप्त हुआ था। राज्य मतलब उन्हीं के आशीर्वाद से जीता था हारित ऋषि के मान मौर्य घोराकर। इस प्रशस्ति का रचयिता प्रिय पट्टू का पुत्र वेद मार्ग नागर को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेद शर्मा नागर को माना जाता है। और इसका जो लेखक है वो है शुभचंद्र। कौन है? शुभचंद्र। और उत्कीर्णकर्ता है कर्म सिंह। कौन है उत्कीर्णकर्ता? कर्म सिंह को माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि 13वीं शताब्दी में चित्तौड़ विद्या के विकास का भारी केंद्र था या बड़ा केंद्र था। ठीक है ना, तो ये आपके जानकारी इसमें मिलती है। फिर आता है अपने विजयगढ़ स्तूप स्तंभ लेख, और ये अपने को कहाँ से मिलता है? विजयगढ़ यानी कि बयाना दुर्ग से मिलता है। ठीक है, और ये अपने राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। इसे भीमलाट या उषा लाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीमलाट या उषा लाट भी बोलते हैं। ठीक है, और इस लेख में विष्णुवर्धन, आपके गुप्तों का एक सामंत थे, विष्णुवर्धन द्वारा मालव युग में पुंडरिक यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? पुंडरिक यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। तो ये अपने राजस्थान के प्रमुख शिलालेख हुए। कौन से शिलालेख हुए? तो जिसमें अपने को राजाओं के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आएगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।